बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारत के लिए पाकिस्तान तो एक मसला है ही है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई उसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, लेकिन अब भारत के लिए ये पूरा खित्ता ख़तरा बनता जा रहा है, क्योंकि भारत की गुज़श्ता 11 साल में जो पॉलिसीज़ रही हैं उसमें भारत दावा तो करता है विश्व गुरु का, लेकिन ये ऐसा विश्व गुरु है जिसके इस खत्ते में भी किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आज भारत और बांग्लादेश वो तारीखी एतबार में सबसे वर्स्ट ताल्लुकात उनके इस वक्त चल रहे हैं। और अभी ऐसे में एक और बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश की बगोरा एयरबेस जो चिकन नेक के बहुत करीब है, उसके करीब चाइना ने एक ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। अब भारत में इस चीज़ का खतरा महसूस किया जा रहा है कि चाइना बड़े अरसे से चिकन नेक पर नज़रें रखे हुआ है, और बांग्लादेश भी इस हवाले से मुतअद्दिद बार हमने बांग्लादेश की लीडरशिप के तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट सुनी। बल्कि गुज़श्ता साल जब पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद साहब ने दौरा किया बांग्लादेश का, तो उस वक्त बांग्लादेश हुकूमत की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब ने उनको एक किताब का तोहफा दिया, और उसका जो टाइटल था, उसका जो कवर था, उसके ऊपर भी जो नक्शा बनाया गया था उस पर काफ़ी बहस हुई भारत में कि इस नक्शे में चिकन नेक और भारत की जो शुमाल मशरकी रियासतें हैं उनको बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। तो भारत में इस हवाले से बड़ी तशवीश है कि ये जो ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा रहा है चीन, क्या मुस्तकबिल में भारत शुमाल मशरकी रियासतों से महरूम होने जा रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर ये चिकन नेक जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने, साबिक वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम अक्सर चिकन नेक से मुतालिक बात सुनते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो मुझे जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने ये बताया कि उनके बांग्लादेश में उनके एक दोस्त जो पहले उनके साथ आर्मी में सर्व कर चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बांग्लादेश की जो फौज है वो चिकन नेक पर कब्जा कर लेगी और भारत को एक बड़ी ज़रब लगाई जाएगी। ये चिकन नेक क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर भारत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू। आपने जो क्वेश्चन पहला रेस किया चिकन नेक वाला, ये वो 20 से 25 किलोमीटर का एरिया है जो कि जिसके एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है, और उसके बिल्कुल एडजेसेंट प्रॉक्सिमिटी में बांग्लादेश है। और ये वो जगह है जहां से जो हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो लिंक होता है, और उन्हीं स्टेट्स को 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। और चिकन नेक इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके वो जो पतली सी जो स्ट्रिप है उसमें जैसे गर्दन निकली हुई होती है और एक नीचे एक पतली सी रास्ता सा बनता है, इसलिए इसको चिकन नेक कहा जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ये 3 मुल्क इसके आसपास हो गए, दूसरा बांग्लादेश के बहुत करीब है, तीसरा अगर ये स्ट्रिप अगर कोई भी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश या भूटान अपने इंटरेस्ट की वजह से इनके ऊपर थोड़ा सा भी अटैक कर दें या इनको क्लोज कर दें, तो भारत का एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें आसाम की रियासत भी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिकली, लॉजिस्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रास्ता बनता है हिंदुस्तान की अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लिंकेज की वजह से। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो अभी चीन ने बगोरा एयरबेस के करीब ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट लगाने का फैसला किया है, आपके नज़दीक जिस तरह आपने बताया कि क्या सिग्निफिकेंस है इस चिकन नेक की, और भारत में इसके बाद काफ़ी बहस हो रही है कि बुनियादी तौर पर चीन और बांग्लादेश मिलकर ऐसा कोई मंसूबा बना रहे हैं, तो भारत के कान खड़े होने चाहिए इससे। और एक और चीज़ ये कि मैंने ये भी सुना है कि भारत अब वो ये जो पैसेज है 20-25 किलोमीटर का जो आप बता रहे हैं, इसके नीचे एक अंडरग्राउंड टनल भी बनाने जा रहा है। तो क्या भारत अगर ऐसा करता है तो उसका कोई फ़ायदा होगा अगर चीन या बांग्लादेश या कोई और मुल्क मुस्तकबिल के अंदर उस चिकन नेक पर काबिज होते हैं, तो वो अंडरग्राउंड टनल जो है वो भारत को उनके उन इरादों में कामयाब होने से रोक सकेगी? ये 2-3 बातें आपने पूछी। सबसे पहले तो ये हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत करे। जैसे कि हिंदुस्तान ने अभी 114 राफेल जहाजों का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट $36 बिलियन का किया, तो उनका यह हक है। इसी तरह बांग्लादेश या और मुल्क या हम भी अगर कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसकी स्पिरिट है वो ये होनी चाहिए कि जारहाना अजाइम ना हो, आप मुतवाजन गैर मुतवाजन इलाके को ना कर रहे हो।
जैसे कि हिंदुस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही कि वो एक जारहाना बयानबाजी करते हैं और उसी जारहाना बयानबाजी को न सिर्फ अपनी सियासी लोगों से दिलवाते हैं बल्कि बदकिस्मती के साथ उनके जो आर्म फोर्सेस के करता धरता लोग हैं उनसे भी वही जारहाना बयान बना के एक गैर मुतवाजन सी सूरत हाल लेके आते हैं। अब जो ये फैक्ट्री है, ये सेटअप बन रहा है, ये बांग्लादेश की एयरफोर्स ने CETC कंपनी है चाइनीज, जिसके साथ मिलके मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने का सोचा है। और इसमें इनिशियली मेल यूवी कहते हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो यूएवीज हैं जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करेंगे, उनको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये जो मेल यूएवी हैं, अगर हम इनको देखें तो ये तकरीबन 10 से 18,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट करते हैं। और इनको ये भी कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक लफ्ज यूज होता है ISRA, इंटेलिजेंस सर्विस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। तो स्टार जो है दैट मीन्स के इस इलाके में जब ये बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि बांग्लादेश के एयरफोर्स के अपने पैसों से बन रहा है, तो इससे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, बिकॉज यहां से जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान की सरहद 20 से 25 किलोमीटर रह जाती है, तो आप इंडिया की सर्विलेंस करेंगे, इंडिया की रिकॉनेसेंस करेंगे और टारगेट एक्विजिशन में बहुत फायदा होगा। इस वजह से हिंदुस्तान ने शोर मचाना शुरू किया। अब आखिरी सवाल आपने किया कि अगर वो लोग टनल बनाते हैं तो देखें उसके ऊपर कितना बड़ा खर्चा होता है, और अगेन इट विल रिमेन वल्नरेबल, इट इज नॉट एट ऑल द टाइम सेफ। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये मैं बताइएगा, हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान चीन से HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्वायर करने जा रहा है। इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? सेकेंडली, मैं HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो मुझे तो इसको स्टडी करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि भारत ने जो अरबों डॉलर्स अपने मिसाइल प्रोग्राम पर लगाए हैं, ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तो खा जाएगा सर उसको? देखें, बिल्कुल आपने सही असेसमेंट की कि हम इंशाल्लाह लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और जो मेरी इत्तला है बहुत जल्द वो पाकिस्तान के फिजाई बेड़े में, फिजाई आर्सेनल में इंशाल्लाह वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये वो असेसमेंट है जो कि मैंने आपको एक दफा पहले पिछले प्रोग्राम में बताया कि 2019 से 25 तक हमने अपनी असेसमेंट करके अपने दिफा को मजबूत किया, और अब 2025 का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, शादियाने बचाए। लेकिन अब हम उस एनालिसिस पे थे कि क्या कमियां हैं जिनको हमने पूरा करना है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा वन ऑफ द लिमिटेशंस हम फेस कर रहे थे वो यही एयर डिफेंस सिस्टम थे। और आपकी बात बजा है, न सिर्फ हम इनको बहुत कुछ करके दिखाएंगे, बल्कि हैदराबाद कुछ और चीजें भी चल रही हैं इंडिजनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह ना करे वो मौका आए, बिकॉज जंगें कभी भी अच्छी चीज नहीं होती, तो इंशाल्लाह हम अपने आर्सेनल से कुछ ना कुछ ऐसा और निकालेंगे, कबूतर निकालेंगे, जिससे इंशाल्लाह हिंदुस्तान को धचके लगेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें HQ-19 को S-500 के साथ, वैसे तो अभी भारत के पास S-400 है, लेकिन भारत मुस्तकबिल में ये ख्वाहिश रखता है कि उसको S-500 जो है वो भी दिया जाए। गो कि अभी रूस चूँकि यूक्रेन के साथ जंग में है, वो उस तरीके से टाइमली चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन मुस्तकबिल का अगर हम सोचें, क्या S-500 को कंपेयर करना HQ-19 के साथ बेहतर होगा? क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि ये थर्ड के मुकाबले का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो S-500 के हवाले से अभी तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी महदूद और मतलब लिमिटेड उसकी टेस्टिंग है, अभी चीज़ें ओपन उसकी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन जो इत्तलात आपके पास हैं, यकीनी तौर पर मुझसे बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या S-500 और HQ-19 इसका कोई कंपैरिजन है, और अगर है तो मतलब क्या फ़र्क क्या है दोनों सिस्टम्स में? देखिए, सबसे पहले तो ये देखें कि अभी हमारे पास HQ-9 सिस्टम अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इत्तला के मुताबिक जो पिछला कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें HQ-9 ने अपने हदफ को बड़ी कामयाबी के साथ अबूर किया, उसको अटैक किया और सक्सेसफुली एंगेज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उसके बाद एक मनूवर होता है जिसमें आप उसको सेव करते हैं, और मुझे इसका इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह
कि उस मनूवर को एग्जीक्यूट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा एसेट सेफ रहा। अब उसकी ये अगली वर्जन है, वो कहलाती है SQ-16 एंड 19। ये हमारे कार्ड्स पे है। और जैसे आपने बताया, S-400 की अगर आप देखें तो जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें ईरान ने जब अपने मिसाइल फायर किए तो दे वर एबल टू ब्रेक दैट आयरन डोम ऑल्सो एंड दे वर एबल टू पेनिट्रेट थ्रू S-400 सिस्टम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे JF-17 ने S-400 की बैटरीज को भी सक्सेसफुली एंगेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि S-400 के बाद S-500 बहुत बेहतर सिस्टम होगा। उसमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, रेंज है, प्रिसीजन है, उसकी जैमिंग है और जो उसकी सर्वाइवेबिलिटी है, वो डेफिनेटली बेहतर होगी। लेकिन अब डिपेंड ये करता होता है हैदर भाई कि हाउ डू यू प्लान, हाउ डू यू एग्जीक्यूट and how do you engage. And it is not only one front engagement which you carry out, it is a multi-pronged strategy which you employ. मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अगर जैसे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमारे अभी तक आई हैं, तो एयर हेडक्वार्टर्स में अभी वॉर प्लानर्स ने, बैटल प्लानर्स ने और स्ट्रेटेजिस्ट ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह हम आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम उस पर यकीनन कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह हमें बड़ी बेहतरीन खबरें एयर मार्शल साहब ने दी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरान की, जहां पर इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का एक दौर मुकम्मल हो चुका है। पहले अमेरिका ने कुछ शराइत रखी, अब ईरान ने भी अपनी कुछ शराइत रखी हैं। तो क्या ये जो मुज़ाकरात थे इनकी कामयाबी का कोई इम्कान है या एक बड़ी जंग का खतरा इस खित्ते पर मंडला रहा है? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, कहना चाहिएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर तो हो चुका। अब एक चीज़ क्लियर है, ईरान ने कहा है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ऐसे में क्या इन मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल है? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि जब अगला दौर होगा उसके बाद हमें मस्बत खबरें जो है वो देखने और सुनने को मिलेगी? प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और फिर ये कि क्या ईरान अब ये समझता है कि जंग का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया है, या ये अप्रोच है कि अमेरिका टाइम ले रहा है, तैयारी कर रहा है और ईरान के ऊपर हमला हो सकता है? प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे तेहरान से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है मोहम्मद जॉन हुसैन ने। रीनाउंड जर्नलिस्ट हैं और हमें ईरान के हवाले से अक्सर अपडेट भी रखते हैं। जॉन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त स्टेटस क्या है? आप लोग इस वक्त ईरान में बैठकर क्या देख रहे हैं? ये मुज़ाकरात, इनका कोई मुस्तकबिल है? अगले दौर के बाद हमें कोई मस्बत खबरें देखने और सुनने को मिलेंगी और अगला दौर होगा भी या नहीं? हैदर भाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोस्पेक्टस है इन नेगोशिएशंस को कामयाब होने के लिए, क्योंकि आप देखें कि अभी तक फ्रेमवर्क ही सेट नहीं हुआ। जो पॉइंट्स हैं, जिन ग्राउंड्स के ऊपर बात करनी है दोनों साइड्स को, नेगोशिएशंस में तो दोनों पार्टीज एक जगह पे आके कॉम्प्रोमाइज करती है ना, तो जो पुश एंड पुल सिचुएशन है वो तो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी डिमांड रखा था सामने और ईरान ने अपनी डिमांड रखी थी सामने। पहले सेशन में एटलीस्ट ये हुआ। बहरहाल कुछ सिग्नल्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईरान ने जब कहा कि हमें टॉक्स शिफ्ट करनी है फ्रॉम इस्तांबुल टू दोहा, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट दूसरे पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था ताकि बीच में कोई रिफ्ट पैदा कर सके बाद में अगर ये नेगोशिएशन कामयाब ना हो। तो उन्होंने जब दोहा की रिक्वेस्ट की तो यूनाइटेड स्टेट्स के, आपने देखा होगा खबरें आ रही थी, वॉशिंगटन पोस्ट से लीक हो रही थी कि द यूनाइटेड स्टेट्स सेड दैट टेक इट और लीव इट, दिस इज व्हाट इट इज। बट एट द सेम टाइम वो आए ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मस्कत के अंदर जब टॉक शिफ्ट हुई तो मस्कत के अंदर आए, और जब वो मस्कत के अंदर आए तो भी ईरान ने, जो उनके यूएस सेंटकॉम के चीफ थे, उनकी वजह से होने के बाद उन्होंने कहा कि इनको बाहर बैठाएं, हम बात नहीं करेंगे और थर्ड पार्टी के साथ बात होगी अगर होगी तो। तो आई थिंक ये सिग्नल्स पॉजिटिव है इन द केस दैट द यूनाइटेड स्टेट्स सीम्स टू बी फ्लेक्सिबल, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। बट एट द सेम टाइम वो मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहे हैं। ईरान भी उस तरफ से पोस्टरिंग दे रहा है कि खुरम शहर 4 मिसाइल फॉर एग्जांपल उन्होंने लॉन्च करके दिखाई कि हम जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं और अपनी मिसाइल टेस्टिंग भी कर रहे हैं, और क्लियरली ईरान ने पहले से स्टांस रखा हुआ है इन चीजों के ऊपर। तो समझ में ईरानियों को ये नहीं आ रहा कि अगर उन्होंने पहले से स्टांस रखा हुआ है ऑन बैलिस्टिक मिसाइल इशू एंड द अदर इश्यूज के, वो कॉम्प्रोमाइज वहां पे नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और आपको बात करनी है तो आप न्यूक्लियर इशू पे बात करें। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि फिर भी टॉक्स का क्यों दिखाया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से।
और यहीं पे जंग का खतरा भी आता है। जंग का खतरा भी अभी भी लूमिंग है, जंग हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है ईरानियों को कि अमेरिका अटैक करे या ना करे। हो सकता है अमेरिका दोबारा अटैक कर ले और हो सकता है वो टाइम बाय कर रहा हो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त, इस बात तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जॉन भी ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। हमने देखा कि स्टीव विटकॉफ पर यूएस सेंटकॉम की चीफ और जैरेड कुशनर जो है वो लंकन तैयारी का दौरा करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो हैं वो भी खलीज फारिस का दौरा करते हैं। तो क्या ईरान साथ साथ अमेरिका को जवाब दे रहे हैं कि जनाब तुम्हारी हर नज़र खबर पे, तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नज़र है, और इस मरतबा जो है वो जवाब पहली की तरह नहीं होगा, अब हम तैयार बैठे हैं, किसी सरप्राइज का हमें नहीं है इस दफा सिलसिला, अब तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया आपने। आप एक चीज और नोटिस करें, बीच में ड्रोन्स की भी खबर आई थी, शायद 129 ड्रोन, लोग कह रहे हैं 139 था जबकि 129 था। 129 ड्रोन ईरान ने रिलीज किया था यूएसएस लिंकन के ऊपर। वो ट्रांसपॉन्डर ऑन करके जा रहा था, ऐसा नहीं है कि उनको छुपा के लेके जाया जा रहा था, ट्रांसपॉन्डर उसका ऑन था। और ईरान यही देखने की कोशिश कर रहा था कि जो इतनी बातें कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, तो इस पे अमल भी करेगा, मतलब उसको कोई रिटेलिएशन ईरान की तरफ से, वो ड्रोन तो शूट डाउन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ईरान उनके डिफेंसेस भी चेक कर रहा था एट द सेम टाइम, लेकिन एक टैक्टिक ईरान शो कर रहा था कि भाई वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ काउंटर मेजर्स, इफ यू एस्केलेट तो हम भी एस्केलेट करेंगे। और बिल्कुल नजरें हैं उनकी, अभी भी है अंदर, जो उनके सी है ओमान का, उसके अंदर भी नजरें रखी हुई ईरान ने कि क्या हो रहा है उसके ऊपर। और बिल्कुल इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि ईरान जो है वो किसी भी तरीके से अपने आप को वीक पोजीशन में नहीं दिखाना चाह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भी अटैक नहीं कर रहा। अगर करना होता तो पहले आ जाता। अभी तो या तो उनको फेस सेविंग करनी है या तो उनको कोई कॉम्प्रोमाइज करके जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डील करके आगे बढ़ना हो। बिल्कुल ठीक। मुझे आखिर में ही बताइएगा जॉन भी, आपने गुज़िश्ता हफ्ते एक खबर दी थी कि अमेरिका समहाउ इस चीज़ के ऊपर रजामंद है, और उसने ईरानियन लीडरशिप को ये कन्वे भी किया कि ठीक है हम एक अटैक करते हैं, आप जवाब भी दे दें, और उसके बाद चीज़ों को जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अभी ऐसी कोई चीज़ है या ईरान की तरफ से जो जवाब गया है कि आपका सिंबॉलिक अटैक भी, उसको भी हम जवाब में एक फुल स्केल वॉर ही इस खत्ते में होगी फिर? और सेकेंडली, क्या ईरान आज समझते है कि अभी भी जो सुप्रीम लीडर हैं वो अमेरिका के निशाने पर हैं? जी, पहली बात जो सिंबॉलिक स्ट्राइक की बात थी, मैंने ये बात की, और उसके बाद लगभग 5 दिन बाद पार्लियामेंट के एक मेंबर का भी बयान आया इसके ऊपर कि ईरान को अप्रोच किया गया है और ईरान को सिंबॉलिक स्ट्राइक की रिक्वेस्ट की गई है, जो कि ईरान ने मना कर दी। एंड इट विल बी कंसीडर्ड अ फुल स्केल वॉर। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस पे बिल्कुल जवाब आया है ईरान का, और शुरू से ईरान कह रहा है कि अगर आपने टच किया तो इट विल बिकम अ रीजनल वॉर, इट विल बिकम अ ग्लोबल वॉर। इनफैक्ट ये तो आरजीसी के कमांडर्स ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े खित्ते पे जो है जंग होगी और इसराइल को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। देखिए, ईरान के हवाले से जब लोग बात करते हैं तो वो समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो बड़ी तेजी से और बड़ी चालाकी से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्टेटमेंट्स बदलते हैं और ये एक स्ट्रेटेजी है। आई वुड से ये स्ट्रेटेजी नहीं है, इट इज जस्ट शोइंग हिज साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट ही इज फेसिंग फ्रॉम ऑल लॉबीज टू कंडक्ट वॉर, जो कि उनकी आवाम भी नहीं चाहती कि वो वॉर करे। दूसरी अगर बात करें आयतुल्लाह खामनेई साहब की, खामनेई साहब को टारगेट पे रखना बहुत आसान है कहना, लेकिन अगर रखेंगे टारगेट पे, उनको पता है कि अगर टारगेट करेंगे, जो कि वो कर सकते थे पहले भी, तो उनको पता है कि किस तरीके की रिटेलिएशन आएगी। बिकॉज द आयतुल्लाह खामनेई इज नॉट जस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ही इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर फॉर मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये शिया सुन्नी से बात आगे चली गई है और लोग रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि अगर कोई क्लियर रिस्पांस दे रहा है, प्रैक्टिकल रिस्पांस दे रहा है इसराइल और अमेरिकन एग्रेशन को इन द रीजन, तो वो ईरानी है। एंड इसके ऊपर कोई शक नहीं है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर अटैक होता है तो ईरानी जो अमेरिकन जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके पीछे ईरानी लग जाएंगे और पूरी जिंदगी उनको छुपना पड़ेगा। सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी भाई। तो आई डोंट थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आयतुल्लाह खामनेई को कोई टारगेट नहीं करेगा, आई थिंक। अगर करेगा तो बहुत बड़ी गलती होगी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोग्राम के लिए नाज़रीन तेहरान से जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बांग्लादेश की, जहाँ हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद पहली मरतबा इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या तैयारियाँ हैं, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, किसकी मुमकिन तौर पर बांग्लादेश में अगली हुकूमत बनने जा रही है, इसको डिस्कस करेंगे। कहना चाहिएगा जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, बांग्लादेश में हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद 12 फरवरी को पहली मरतबा इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 13.25 करोड़ बांग्लादेशी अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। सिचुएशन क्या है? क्या हसीना वाजिद किसी तरह इन इंतखाबात को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं? BNP जो खालिदा ज़िया साबिक़ वज़ीर आज़म बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी है, जो अब उनके बेटे तारिक रहमान चला रहे हैं,
वो इस वक्त किस पोजीशन में है? जमाते इस्लामी जो हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में बांग्लादेश में ज़ेर आताब रही, उसकी पोजीशन क्या है? कौन मुमकिन तौर पर बांग्लादेश का अगला वज़ीर आज़म हो सकता है? अगली गवर्नमेंट किसकी होगी बांग्लादेश में? प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करेंगे और इसके लिए मुझे ढाका से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल नूर तुषार साहब ने, रीनाउंड बांग्लादेशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। What do you think is the situation right now in Bangladesh, as we have witnessed a very low voter turnout, in fact, record low voter turnout in the last elections in Bangladesh? The previous regime had different influences on the elections, especially on 2018 and 2024. That's why previous voter turnout is not actually a benchmark. If you want to set a standard, then you have to compare with the election of 2008. And according to that, around the expected voter turnout would be around 40 to 50% if it is maximum, because in none of the elections more than 50% voters ever voted in Bangladesh, except those where rigging was done. So that is why we expect that at least 50% voter would be there. And if the large number of young voters decide to go to the vote center, then it might increase. But in reality, we have seen that people sometimes feel that if their party is winning, then they don't go to vote, rather they start arranging celebration. So, what do you think, Tariq Rahman from BNP or Shafiqur Rahman from Jamaat Islami, who do you think is going to win this election and going to be the next Prime Minister of Bangladesh? Well, it is not good to predict something which is actually based on people's choice, and people changes their mood even before, even one night before the election. But if you calculate voter numbers, previous results, and the situation in the field, then definitely BNP is ahead in the race. But several surveys, our research data suggested that there would be a neck-to-neck fight in some seats, and it would be a close election. Still, people think that BNP would be ahead in this election, but nobody is sure if there would be a two-third majority for any side, because Jamaat Islam has not actually given candidates in two-third seats. They have shared a lot of seats with their allies, and some of their allies are really weak, like LDP and some Islamic parties. They're really weak. So having such a large alliance with very weak parties, there is a chance that Jamaat would not be getting to a two-third majority. But other than that, there would be neck-to-neck fight in at least 100 seats. Sir, Awami League is not directly contesting the elections, but do you think Hasina Wajid in any case can influence the voters? No, I don't think she has directly told anyone not to vote in the parliamentary election. She has actually told people or her party actually told people not to vote in the referendum. And there was a campaign saying no vote, no vote, no vote, no vote. But it didn't actually had any support from the regular voters, because voters actually want to vote because they want to have a say in the election. And also many Awami League voters are interested to vote according to their choices, and mostly their choices influenced by the parties who had been directly involved in ousting them from power. So Awami League voters are actually thinking of not voting for the direct enemies. So, but there is a chance that a lot of people who supported Awami League would be coming to the center, and they would vote according to their personal choice. So, do you see any role of Muhammad Yunus Sab in the next government as an advisor or in any capacity? Even people are actually discussing about it, and there is a rumor. But I don't think it would be wise for Dr. Muhammad Yunus to head in a state which is run by a political government, because there will be much more political decisions taken in next 5 years, and he has to bear them, all those decisions on his shoulder. So he has a certain reputation and image that he is in favor of justice, he is neutral, he is very learned, and he has a lot of international connections. So even if some of the parties who request him to stay there,
as a head of the state, as president, or in any other capacity. I don't think it would be wise for him because that might actually have a backlash on his image, and he has to bear all the bad consequences of any political decisions taken in next 5 years. I would rather say he would stay as a guardian of the society and influence the society, talk to the society if there is any discrepancies or anything goes against the July Charter, the July movement, and also goes against the democracy. He should rather stay as a guardian of the society. थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, बांग्लादेश से डॉक्टर अब्दुल तुषार साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की, जहां पर साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की एक किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस पर बड़ा खौफ है भारतीय हुकूमत को और उस किताब को पब्लिश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, कहना चाहेगा स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने एक किताब लिखी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब अब भारत की वजारत दिफा में गुज़िश्ता कई माह से अप्रूवल के इंतज़ार में है और गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय लोकसभा में इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई और अपोजिशन लीडर भारत के राहुल गांधी, उनका ये कहना है कि ये किताब बुनियादी तौर पर एक्सपोज करती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कि उसमें पॉलिटिकल विल नहीं है और किस तरीके से वो आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर रही हैं अपने आप को सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए हुकूमत जो है, भारतीय हुकूमत, भारतीय वजारत दिफा, वो इस किताब की अप्रूवल नहीं दे रही। बुनियादी तौर पर असल मुद्दा क्या है, क्या वाक़तन ये पॉलिटिकल विल को एक्सपोज करती है, जिस तरह प्रवीण सानी साहब भी बार बार बात करते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे भारत से चंडीगढ़ से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है अजय शुक्ला साहब ने। सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, एडिटर इन चीफ हैं द प्रिंसिपल इंडिया के। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अजय भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमने लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर के दौरान जो हंगामा आराई हुई, हमने वो सारे मामला देखे, किस तरीके से जो आपके स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने राहुल गांधी को अलाउ नहीं किया कि वो इस किताब का स्क्रिप्ट, जो कंटेंट उनके पास था, वो पढ़ सकें। जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये किताब एक्सपोज करती है इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि जो हालात है, यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की बात करें और उसकी बात करें तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया है, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और उसको किसी भी बात में, किसी के भी भाषण के दौरान बीच में बोलने का हक दिया गया इख्तियार है। और जब यह अख्तियार हो जिसके पास में, उसको न बोलने दिया जाए तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसकी मेन स्पीच ही नहीं होने दी गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतना डर गया अपोजिशन से कि वो भी उसमें जो मोशन ऑफ थैंक्स के लिए जो उसको देना था अपना भाषण, वो स्पीच देने भी सदन में नहीं आया और स्पीकर ने यह कह दिया कि उसे कुछ महिला सांसदों से, यानी एमपी से खतरा था। अब यदि हिंदुस्तान में आपको आपकी अपनी संसद में खतरा है, संसद के भीतर जो सबसे ज्यादा वैसे किस तरह का खतरा हो सकता है उनको? मैं वही कह रहा हूं कि जो क्या कहते हैं, लीडर आप होता है उसका सदन का, और जो लीडर है उसी को खतरा है, जिसका खुद का स्पीकर है, खुद की सरकार है, खुद की सारी सुरक्षा है, फिर भी यदि खतरा है तो ये निश्चित रूप से इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सबके लिए बेहद शर्मनाक है। अच्छा अजय भाई, जो उस किताब का स्क्रिप्ट अभी तक सामने आया, बीबीसी ने भी उसको रिपोर्ट किया, आपके यहाँ भी एक रिसाले ने उसको शाया किया, और उसमें ये बताया गया है कि जो 2020 में चीन के साथ जब कशीदगी हुई और टैंक्स जो हैं वो मशरकी लद्दाख की तरफ बढ़ रहे थे चीन के, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने ने उस वक्त के सीडीएस बिपिन रावत से रब्ता किया। बिपिन रावत ने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया जो आपके वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ने तकरीबन
2.25 घंटे के बाद जो है वो रुजू किया आर्मी चीफ से और डायरेक्शंस ये दी कि जो आपका दिल करे वो करें। क्या मोदी हुकूमत इस चीज़ से खौफजदा थी कि उस झड़प में अगर भारत का नुकसान होता है तो पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, और उस पब्लिक प्रेशर से बचने के लिए इतने खौफ में थे प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने जो बर्डन खुद लेना था वो आर्मी चीफ के कंधों पर डाल दिया? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर अपनी संसद के भीतर डर जाए, उस संसद के भीतर जिसका सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब कुछ हो, उसके अंडर में है, तो फिर भारत की सीमाओं के उस पे कितना डरेगा यह समझा जा सकता है। तो नरवणे की किताब और यह घटना दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते नजर आते हैं। जो आपने बताया, नरवणे ने वही लिखा है कि चाइना के टैंक्स बढ़ रहे थे, सिर्फ 500 मीटर दूर रह गए थे, और ऐसे में हम बार बार कॉल कर रहे थे, सबको कॉल कर डाला, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को, जो उस समय के सीडीएस थे, उनको, राजनाथ सिंह को, सबको जब कर डाला, इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। और जब 2.25 घंटे बाद में जवाब आता है तो आता है कि जो मन करे कर लो। अब आप एक चीज सोचिए, पॉलिटिकल विल के बगैर कोई युद्ध लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि आप टैंकर्स पर बमबारी करेंगे, कुछ करेंगे, तो उधर से भी होगा और वो युद्ध छिड़ सकता है। ये आपने जो पॉलिटिकल विल की बात की अजय भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रवीण सानी साहब भी बार बार यही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि ना सिर्फ मोदी, वो तो कहते हैं वैसे अगर तारीख उठाएं तो बीजेपी की किसी गवर्नमेंट के पास भी पॉलिटिकल विल नहीं थी। और हमने ये देखा कि मई का जो पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद इंडोनेशिया में जो भारतीय डिफेंस अटाशी थे कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने भी ये कहा कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी जिसकी वजह से भारत को अपने त्यारे जो है उनका नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये जो पॉलिटिकल विल नहीं है और अवाम का प्रेशर भी है, अवाम में खुद को जस्टिफाई भी करना है, ये सारी चीजें किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट कैरी कर रही है और ये किस तरीके से भारत को आपके नजदीक खोखला कर रही है? देखिए, मैं समझता हूं इतना ज्यादा खोखला कर रही है, इसमें तो अब वह बात सही लगने लगी है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया और इस कारण से सीज फायर करने की स्थिति आ गई। तो और ट्रंप जो दावे कर रहा है कि हमने डांटा डराया तो सीज फायर हो गया, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं अब तो जस्टिफाई होती नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी झुक गए, जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झुक गए, जिस तरह से अमेरिका के ट्वीट्स आते हैं और नरेंद्र मोदी वही करने लग जाते हैं, तो यानी हिंदुस्तान का जो सॉवरेनिटी थी वो खत्म कर दी गई। और जब ये हो गया हो तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा और उस सरकार से सवाल तो किए जाएंगे। शायद यही डर था, इसीलिए लोकसभा में इतना डर गई मोदी सरकार कि उसने लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया, और तब से अब तक संसद चल नहीं पा रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, राज्यसभा चल रही है वो भी आधी अधूरी, लोकसभा बिल्कुल नहीं चल बिल्कुल ठीक। मुझे ये भी बताइएगा कि जिस वक्त जनरल मनोज नरवाने भारत के आर्मी चीफ थे, उस वक्त भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर बराजमान थे। उस वक्त बड़ी बातें हो रही थी कि जनरल नरवाने और जनरल बिपिन रावत के दरमियान इख्तियारात की जंग है और जनरल बिपिन रावत अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जनरल नरवाने जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। जनरल रावत को हमने देखा कि वो मोदी के बहुत करीब थे। आप समझते हैं कि ये भी एक वजह रही है कि मोदी जो है वो जनरल नरवाने को पसंद नहीं करते थे? देखिए, उसमें रीजन देखिए उसके कुछ भी हो सकते हैं और पसंद न करने के ये भी हो सकते हैं कि यदि आप सरकार के तमाम सारे गलत कामों पर सवाल उठा देंगे तो होगा। इन्होंने अग्निवीर योजना लाए और सब कुछ किया, उसके बारे में भी आपत्ति की थी। उन्होंने कई और चीजों पे आपत्ति की है। शायद यही वजह है कि जनरल नरवाने ने जो पहले बुक्स लिखी वो छप गई, जो इसके बाद में लिखी वो छप गई, लेकिन इस बुक को ही रोके रखा गया। क्यों? क्योंकि इसमें
ये तो हम आप उतने पन्नों की बात कर रहे हैं जो सामने आए, जी जो इसके अलावा भी है उसमें बहुत कुछ है। और जो बहुत कुछ सामने आता है उससे लगता है कि सरकार इतनी कमजोर थी, डरी हुई सरकार थी कि वो डिसीजन नहीं ले सकती थी। और ऐसी सरकार ने सेना को भी भारत की कमजोर कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा नुकसान उठाया। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक वो है स्थिति कि हिंदुस्तान इसके पहले कभी भी इस तरह से सरेंडर नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली दफा है जब हिंदुस्तान सरेंडर हुआ है, न भारत कभी चीन से न पाकिस्तान से। तो फिर ये दर्शाता है कि इसका मतलब है नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, और वो जो नरवाणे की बुक कहती है उसका लबोलुआब यही है कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा डरे हुए प्राइम मिनिस्टर। आखिर में ये बताइएगा अजय भाई, जनरल नरवाने ने जिस तरह आपने खुद बताया कि वो मोदी हुकूमत की पॉलिसीज को डायरेक्टली क्रिटिसाइज भी करते थे, और यही वजह कि आज उनकी किताब का कुछ स्क्रिप्ट सामने आया और काफ़ी जो है वो उनको पजीराई मिल रही है भारत के अंदर। लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम किसी ने इतनी हिम्मत और ज़रूरत तो की कि उसने उसको किताब की शक्ल में लिखा। अभी जो मौजूदा भारतीय क़यादत है अफवाज की, आप समझते हैं कि ये भी कल को इसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगी? क्योंकि अभी तक जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह आप खुद भी इंडिकेट कर रहे हैं कि मोदी ने भारतीय दिफा को कमज़ोर किया, और हर एतबार से वो चीन का फ्रंट हो, वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, जो दावे किए गए भारतीय अफवाज की परफॉर्मेंस वो नहीं रही। तो ये लोग भी जो है वो कल को एक्सपोज कर सकते हैं मोदी को। निश्चित रूप से आप ये देखिए, एप्स्टीन फाइल में वहां पर लगातार रिलेशंस डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में चाइना के साथ में जिस तरीके से है वो खतरनाक स्थिति है। आज पाकिस्तान के साथ में जो एक हमारी तमाम ट्रेड और सारी चीजें चल रही थी, आज वो सब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और बुरी तरह से पाकिस्तान को दुश्मन की तरह से देखा जाने लगा है। इसी तरीके से और वो है अफगानिस्तान को दोस्त बना रहे हैं, जिस अफगानिस्तान के साथ में पहले यही बुराई किया करते थे। तो ये सब चीजें हैं, और इसके बावजूद एक भी दोस्त नहीं बना पा रहे हैं जो सच्चा दोस्त कहा जाए, कि जो हर वक्त में खड़ा हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ तो कई देश खुल के सपोर्ट में आए, भारत के साथ इजराइल को छोड़ के किसी कंट्री ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। तो ये अपने आप में दिखता है कि नरेंद्र मोदी ने अलग थलग कर दिया है और हिंदुस्तान को बेहद कमजोर कर दिया। बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला साहब, आपने प्रोग्राम निकाला। नाज़रीन, सीनियर भारतीय सहाफ़ी और द प्रिंसिपल इंडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।